ग्रेजुएशन, बीएड और एमएससी करने के बाद हर एक स्टूडेंट का अगला टारगेट होता है स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड। हाँ, मैं स्कूल लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और जो भी स्टेट स्कूल्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन भर्तियों के लिए हम लोग प्रिपरेशन किस प्रकार करें। जब वो पहली बार इस माहौल में एंटर होते हैं, कंपटीशन की लहर के अंदर साथ चलते हैं जब तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और वो प्रॉब्लम क्या होती है? हाउ वी स्टार्ट, हाउ वी प्रिपेयर, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये कहा कि एक स्ट्रेटजी, एक प्रिपरेशन वीडियो जो है वो हमारे लिए बनाओ ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल स्टूडेंट की प्रिपरेशन, फर्स्ट ग्रेड के क्राइटेरिया, सिलेबस और किस प्रकार आपको प्रिपरेशन में और नोट्स बनाने में आपको वर्क करना है, इसी को लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करेंगे कि हाउ वी स्टार्ट ए प्रिपरेशन किस प्रकार स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको जो है वो सिलेबस को डाउनलोड करना है। इस वीडियो के अंदर हम केवल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकंड और फर्स्ट पेपर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वो सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस आपको आरपीएससी की साइट पे अवेलेबल हो जाएगा और इसके अलावा आपको इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको पता लगेगा कि उसमें दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो जनरल अवेयरनेस का है और सेकंड पेपर जो आपके मेन फिजिक्स का पेपर है। फर्स्ट पेपर को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, एक ब्रीफली में बता देता हूँ आपको। उसमें एक आर्ट्स का सेक्शन होगा, एक साइंस का सेक्शन होगा, एक एजुकेशन का सेक्शन होगा, कुछ मेंटल एबिलिटी और कुछ और भी उसमें टॉपिक्स जो हैं वो जनरल अवेयरनेस या करंट जीके को रिलेटेड उसमें एडिट किए जाते हैं। और टोटल जो है वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर होते हैं आपके 150, यानी कि 150 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होता है। सेकेंड पेपर का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। आपका 11th और 12th लेवल होता है, आपका ग्रेजुएशन होता है और आपका एमएससी होता है और एक आपका पेडागोजी का एक पोर्शन होता है। उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होता है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा वेरी करता है, जरूरी नहीं कि जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही होगा। कुछ रिसेंट से और कुछ प्रीवियस पेपर में ये दिखा गया है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा वेरी करता है। तो इन सब के बाद सबसे जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो पूछा गया कि सर विच मेथड इज़ बेस्ट, क्या हम ऑनलाइन करें या हम ऑफलाइन करें। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव में बता देता हूं कि मैंने कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं किया, मैंने कभी किसी कोचिंग को प्रिपेयर नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे ऑनलाइन करो कोर्स परचेज करके, चाहे आप कोचिंग लेकर के आप कंटेंट को कवर करो, अल्टीमेटली आपको सेल्फ ही करना होगा। सेल्फ का मतलब है आपको खुद को ही सारे पढ़े हुए कंटेंट को आइसोलेट करना होगा। आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि ये कंटेंट सॉफ्ट में है, ये कंटेंट हार्ड में है, ये कंटेंट इजीली कवर हो सकता है, इनके नोट्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ करना है, यानी कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप सेल्फ पर फोकस करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया विच गाइड या बुक इज़ बेस्ट। कुछ सिली क्वेश्चन भी पूछे गए। वो पूछे गए कि सर कौन सी ऐसी गाइड है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे कह देता हूँ ऐसी सभी भ्रांतियों से दूर रहना। सभी गाइड अच्छी हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ तक हो सके आप स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करें। और 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करें या कोई भी स्टेट में जो आपकी बुक चलती हैं उसको आप फॉलो करें। और इनके अलावा आप अगर थोड़ा और अच्छा इवोल्यूशन चाहते हैं आपके 11th और 12th के कंटेंट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एस.सी. वर्मा की एक बुक है जो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के लिए है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे भी गए हैं और वो एक स्टैंडर्ड बुक है और ऑथेंटिक भी है। इसके बाद अलावा बात करते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल की। तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपके अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सिलेबस चलता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका सिलेबस कौन सा काउंट होगा? आरपीएससी का काउंट होगा। तो आपके जो सिलेबस आपने ग्रेजुएशन लेवल पे देखा होगा, फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाउनलोड किया होगा आपने,
उस सिलेबस में प्रत्येक बुक, यानी कि मान लीजिए मैकेनिक्स की बुक है तो उसके नीचे एक क्या होगा, एक रेफरेंस बुक आपको दी हुई होगी। प्रत्येक सिलेबस के नीचे आपको एक रेफरेंस बुक्स दी हुई होती है, 2 या 3 बुक दी हुई होती है। उन बुक को आप पढ़ सकते हो, वो आपकी लोकल बुक्स होती हैं और वो आपके लिए इजी भी होती हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं बुक्स। आप बात करते हैं हम लोग एमएससी कंटेंट की और कुछ मिक्सिंग विथ ग्रेजुएशन कंटेंट की। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है। कुछ बुक्स के मैंने ऑथर भी मेंशन किए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल और एमएससी लेवल के लिए बहुत बेस्ट है। मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले पेपर के अंदर एमएससी के जो क्वेश्चन हैं उनकी जो नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो 10 से बढ़ के लगभग 15-20 हो गई थी। तो आप इन बुक को भी है आप पढ़ सकते हो अगर आपको समय मिले। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि हाउ वी सिलेक्ट, यानी कि हाउ वी प्रिपेयर, किस प्रकार अपने को जो है वो प्रिपेयर करना है और किस प्रकार हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होना है। तो देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए मैं आपको कह देता हूँ कि जितने आप क्वेश्चन सही करोगे वही फाइनल है। आपको क्या नॉलेज है, आपको क्या आता है, आरपीएससी को उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन डिपेंडेंट आपका सिलेक्शन होता है। आपका क्वेश्चन डिपेंडेंट का मतलब है कि आपके पेपर में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको उसका 0 नंबर अवार्ड नहीं होता है, आपको उसका नंबर अवार्ड होगा -0.66, यानी कि 1/3 आपको और नेगेटिव मार्किंग होगा जो आपकी सही वाले अंक में से घटा दिया जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें फर्स्ट पेपर में तो आपको 40% लाना होगा सेपरेटली, और इवन सेकंड पेपर में आपको 40% लाना होगा, यानी कि पहले पेपर में आपको 60 नंबर लाने होंगे और दूसरे पेपर में आपको 120 नंबर लाने होंगे। अल्टीमेटली आपको 180 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप ये नंबर लेके नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा जनरल कैटेगरी के अंदर। सिमिलरली SC, ST, OBC, PWD, DV, विडो और भी कुछ कैटेगरीज वहाँ पे अवेलेबल है, उन सब के लिए 35% जो मार्क्स है वो सेपरेटली आपको गिवन है, जो नंबर्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न जो पिछली कुछ ईयर्स में फॉलो किया गया। जरूरी नहीं कि वो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में इसको फॉलो किया जाए, पर फिलहाल यही पैटर्न चल रहा है आपका कि आपको 35% और 40% आपको कैटेगरी वाइज लाना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज किया गया स्टूडेंट्स द्वारा। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर दिस, यानी कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के इस प्रकार का आपने एक पैटर्न देख लिया, इस पैटर्न को देख करके हम लोग क्या करें। मैं आपको कहूँगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, आपका साइंस है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, आपका कुछ करंट का है, अवेयरनेस का है, इन सब के लिए, और सेकंड पेपर में जो आपका पेडागोजी आती है इसमें आपके 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए मैं आपको कोई ना कोई गाइड रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड गाइड आपको जो अच्छी लगती है, जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में जो आपकी 11वीं और 12वीं की आर्ट्स की बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा गाइड के बजाय उनको वहाँ से पढ़ने का ज़्यादा प्रयास करें। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, वो कहते हैं कि हम नोट्स किस प्रकार बनाएं, हम किस प्रकार सिलेक्शन क्राइटेरिया की ओर फॉरवर्ड हो जाएं। तो आपसे मैं कहूँगा कि जब मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने एक्चुअली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पैसेंजर ऑफ टाइम मीना पर डाल रखा है, और आपको इन सब का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। फिजिक्स के सारे पेपर जो है हमने सॉल्व किए हैं। तो उन पेपर के एनालिसिस करने के बाद मुझे जो फील हुआ वो ये हुआ कि आपके क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स होते हैं। जब आप नोट्स बनाओ तो उन चीज़ों को आप फोकस रखो, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल आपके क्वेश्चन पेपर के टिक करने पर होगा, आपके नॉलेज पर नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कैटेगराइज किया कि फिक्स क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन पेपर में फिक्स्ड क्वेश्चन की फॉर्मेट में आते हैं, जैसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लिया आपसे, किसी जो है आपको कोई फिक्स्ड फार्मूला पूछ लिया, या कोई आपसे यूनिट पूछ ली, या इनकी कन्वर्टेशन पूछ सकते हैं कि इस कांस्टेंट का कन्वर्टेशन किधर होगा या इस यूनिट का कन्वर्टेशन कैसे होगा। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आपके है, 7 से 8-10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप है आपका रिपीटिंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को मैं बोनस क्वेश्चन कहता हूं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर जब आप सॉल्व करो, तो कभी कभी क्या होता है कि लकीली बहुत से क्वेश्चन होते हैं वो जस्ट रिपीट हो जाते हैं। वो कई बार हूबहू रिपीट हो जाते हैं, या कई बार थोड़ी सी वैल्यू चेंज होकर के रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कभी गलत मत करो। वो कम से कम संख्यात्मक तौर पर 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके लगभग 10 या 12 नंबर वो होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जो है वो बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। आप पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करते वक्त उनको आप हमेशा रिमेंबर रखो कि किस प्रकार से
सॉल्व किया गया, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या मॉडल पेपर से आपका। नेक्स्ट आपका शॉर्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कोई आपको एक फार्मूला आपको याद होगा, कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, 3 या 4 लाइन में वो फार्मूला आप वैल्यू पुट करोगे और वो सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो संख्यात्मक तौर से 20 से लेकर के 30 पूछे जाते हैं, इवन 35 भी पूछे जा सकते हैं। इनका चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कभी आपको किसी स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन पूछ लिया जाता है ट्रू एंड फॉल्स के तौर पर कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या कभी कोई प्रिंसिपल आपको पूछ लिया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछ लिया जाता है, कोई प्रिंसिपल का डिस्कवरी कब हुई, किसने उसकी डिस्कवरी की। ऐसे छोटे छोटे थ्योरेटिकल बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका भी चलन आजकल हमारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। ये लगभग 15 के आसपास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल क्या हो गया कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th-12th में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करते, इवन ग्रेजुएशन में परफॉर्म नहीं करते और MSc में भी नहीं करते। तो आजकल आपकी जो एजेंसी हैं जिन्होंने आपका जो पेपर बनाना स्टार्ट किया है, उन्होंने क्या प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया है। यानी कि कोई भी एक प्रैक्टिकल फार्मूला आपको पूछेगा या कोई इक्विपमेंट आपको पूछेगा या किसी प्रैक्टिकल संबंधी कोई जानकारी जो होती है वो चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के अटेम्प्ट नहीं होते हैं या अटेम्प्ट होते तो गलत हो जाते हैं। और द लास्ट है लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके जो है हमेशा टाइम खराब करते हैं, लेकिन याद रखना ये आपका सिलेक्शन भी करवाते हैं। तो ये मल्टी फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि एक फार्मूले में आपको वैल्यू रखा, उससे वैल्यू आया, उसको आपको सेकंड फार्मूले में रखना है। जहां तक हो सके इनको आप अवॉइड करो अगर आपका ये सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आपको पूरा कर पा रहे हो। अगर आपने ये 5 तक के क्वेश्चन सही कर दिए आपने अगर, तो आपको मेरे हिसाब से इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, जो सबसे मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड और हाउ मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो मैं कहूँगा 3 महीने और 8 महीने। 3 महीने में इसलिए कहूँगा, अगर आपने 11th-12th ईमानदारी से की है, ग्रेजुएशन आपने ईमानदारी से की है, MSc में आपने क्लासें ली हैं, तो आपको 3 महीना लगेगा उन सारे कंटेंट को आइसोलेट करने में, सेपरेट करने में। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया है तो आपको 5 महीने लगेंगे उस सब कंटेंट को पूरा पहले पढ़ने में, उसके बाद अगले 3 महीने उसको आपको आइसोलेट करने में लग जाएंगे। अभी आपके पास बहुत समय पड़ा है। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं अगर, तो आपके पास पर्याप्त 8 महीने 10 महीने 1 वर्ष का समय है। जब तक भर्ती नेक्स्ट आती है तब तक आप पूरा कंटेंट पढ़ के आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के जो क्वेश्चन आया उसे मैंने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है बिफोर एग्जाम और सेकंड है आपका ड्यूरिंग पेपर आपका। तो बिफोर एग्जाम आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, मैंने इसका आंसर दिया है। जितना आप कर सकते हो लेकिन आप सतत करो। मैं आपसे नहीं कहता कि आप 12 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो। मैं आपसे कहता हूँ आप जितना भी घंटा पढ़ो, मान लिया आप अगर पर डे अगर 3 या 4 घंटे पे पढ़ते हैं आप अगर, लेकिन डेली पढ़िए। सतत मतलब आप कंटिन्यूस पर डे उसको पढ़िए। और नोट्स जो फॉर्मेशन जो आप करते हो, जो नेक्स्ट है आपका कि नोट्स जो फॉर्मेशन करते हो उसमें आप मॉर्निंग टाइम आप फर्स्ट पेपर पढ़ो, इवनिंग टाइम में आप सेकंड पेपर पढ़ो। और नोट्स के जो आप बनाते हो उस वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो 6 दिन आप नोट्स बनाओ। मान लीजिए आपने सोमवार से स्टार्ट किया तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आप नोट्स बनाओ और संडे को आप केवल उन्हीं नोट्स को रिवीजन करो, रिपीट करो बार बार। आपको लगेगा कि पहले सप्ताह में आपका कंटेंट बहुत छोटा है, आप 1 घंटे में पढ़ गए, पूरा संडे खाली चला गया, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, 6 दिन के बनाए हुए नोट्स का जो आपका क्वांटिटी वो लगातार बढ़ती जाएगी और संडे जो आपका है वो पूरा दिन लग जाएगा उसको रिवीजन करने में। और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर जोर दो। और हर 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में आप मॉडल पेपर सॉल्व करने की जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ाओ। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपका कंटेंट जो है वो आइसोलेट होता रहे। इसके बाद देखो, पेपर जब आप सॉल्व करते हो उसका आप मार्क्स का एनालिसिस करो। उसमें आप नोटिस करो कि क्या मेरी गलती हुई, ओमार भरने में गलती हुई, टिक में गलती हुई, पढ़ने में गलती हुई, फॉर्मूले को सॉल्व करने में गलती हुई, या माइनस प्लस की गलती हुई, या कोई स्टेटमेंट पढ़ने में गलती हुई। इन सब चीज़ों को आप एनालिसिस करो और उस गलती को दोबारा मत दोहराओ, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप एक ही गलती को अगर बार बार दोहराओगे अगर, तो उसका कोई आउटपुट नहीं है। और जहाँ तक हो सके आपका एक हैंडबुक प्रिपेयर कर लो। हैंडबुक का मतलब है आपने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आप बना करके लगभग 60-70 पेज के आप एक हैंडबुक बना लो, ताकि उसे 1, 2, 3, 4 घंटे में उसको आप पढ़ सको।
एग्जाम से पहले जस्ट अपन ने एक फॉर्मुलेशन कर लिया पूरा हैंडबुक का, उसको फटाफट हमने रिवीजन कर लिया, तो क्या होता है कि फ्रेशली वो काफ़ी चीज़ें हमें रटी भी और याद रह जाती हैं और वहाँ पर हमारे काम आ जाती हैं। और कवर कॉमन टॉपिक्स, आप प्रयास करो, सिलेबस आप नोटिस करोगे तो सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन सिलेबस के अंदर बहुत से टॉपिक कॉमन्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप 12th क्लास में देखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एमएससी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लागे। तो इन तीनों टॉपिक को आप कॉमनली पढ़ो तीनों के अंदर, और जो थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है उसको भी समझो, और उनके पूछे गए क्वेश्चंस को भी आप देखो कि किस प्रकार से उनके क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलर इसी प्रकार आप 11वीं क्लास के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हो, वही आप पे ग्रेजुएशन में होता है और कुछ पार्ट उसका एमएससी में होता है। तो कॉमन टॉपिक्स को जब आप पढ़ोगे तो सिलेबस आपका थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, आपको कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, एक बार वही चीज़ आप 11th पढ़ोगे, फिर एक बार वही चीज़ आप 2 महीने बाद में ग्रेजुएशन पढ़ोगे, फिर 3 महीने बाद आप एमएससी पढ़ोगे, तो सिलेबस थोड़ा लेंथी लगने लग जाएगा आपको। और लास्ट है आपका सॉफ्ट एंड हार्ड। मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक्स आपको ईजी लगते हैं उनको आप कवर कीजिए, नोट्सिंग कीजिए। जो आपको हार्ड लगते हैं उनके केवल क्वेश्चंस को देखिए, जितना हो सके कुछ अपन रट पाएंगे, कुछ हैंडबुक में लिख पाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स को जो हमें याद नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में हम उनको पढ़ें तो हमारे वो जो है वो हूबहू हमारे एग्जाम में आ जाए। एक आपका नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग पेपर वाला, है ना। ड्यूरिंग पेपर में क्या है कि कवर पेपर इन 2.5 आवर्स। देखो, जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आप प्रयास करो, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको केवल टिक करना है, और मेरे हिसाब से अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार पेपर को स्टार्ट करने के बाद 1.5 घंटे में आप पेपर के लास्ट तक पहुंच जाओगे, अगर आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा समय लगे तो हो सकता है वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। बचा हुआ पीछे का 1 या सवा घंटा जो भी होता है आपका, उसमें आपको जो क्वेश्चन कौन से सोल्व करने जिस पर आपको डाउट है, और प्रयास करो कि पेपर को कवर करने का प्रयास करो। बहुत बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन हमारे पीछे रह जाते हैं और हार्ड क्वेश्चन हमारे आगे आ जाते हैं, और हम उनको सॉल्व करने में समय बर्बाद कर देते हैं, और जब पीछे जाते हैं तो सारे सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस पर हमारे पास समय नहीं बचता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। द लास्ट वन इज है फिल ओमार पेशेंसली। मैं आपसे कह देता हूँ कि जो चीज़ आप ओमार में भरोगे वही आपका सिलेक्शन होगा। आपने पेपर में कितना टिक किया कोई मैटर नहीं करता है, तो ओमार को जब आप भरो तो बहुत ही पेशेंसली भरना, तसल्ली से आप वहाँ से टैली करना कि इसका आंसर इतना होगा। मान लिया 35 का आंसर सी है, तो एक बार नहीं 2 बार आप टैली करके उसको फिल करना, और इस प्रकार से जो है आप अपना प्रिपरेशन जो है आप अपनी स्टार्ट करना, अपने नोट्स बनाना, और जितना ज़्यादा प्रयास हो सके अपनी कंपनी को बहुत अच्छी रखना। जितना ज़्यादा हो सके आप ऐसे फ्रेंड्स बनाना, ऐसे लोगों के साथ रहना, या ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे लोग आपको मोटिवेट करें, आपके साथ डिस्कशन करें, आपको डीमोरलाइज नहीं करें, या आपका कोई भी निजी समय आपका ख़राब ना करें। प्रयास करना आप ऐसा ग्रुप बनाएं जहाँ पर जाकर के आप अपना डिस्कशन कर सको। बहुत सी चीज़ें डिस्कशन से क्लियर हो जाती है, और बहुत से ऐसे दोस्त बना के रखो जो आपको मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाली भर्ती के लिए। थैंक यू।